सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील एडवोकेट रहमतुल्ला कोतवाल ने वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के ताल्लुक से कई अहम बातें बताई। इन्होंने कहा है कि इंटरिम ऑर्डर से कोई राहत नहीं मिली है। आइए जानते हैं रहमतुल्ला कोतवाल क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वक्फ अमेंडमेंट पर, किस तरह से इसे देखना चाहिए और क्या इसका टोटल एनालिसिस है? ये जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम जो ऑर्डर आया है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। इसमें जितना हम लोग एक्सपेक्टेशन किए थे तो उस पर ये खरा नहीं उतरा है। जो इंटरिम ऑर्डर हुआ है जो चीज़ पर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। जो नहीं हुआ है जो वक्फ व यूज़र है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, तो नेशन वाइड भी होगा और कर्नाटक के मामले में भी बहुत ज़्यादा होगा। तो एक डाटा है, एक उत्तर प्रदेश में शायद 1,10,000 जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आउट ऑफ कितने लाख में, तो 1,10,000 जो प्रॉपर्टीज़ में भी जो है कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसका मतलब वक्फ बाय यूज़र जो 200-300 साल से अगर ये प्रॉपर्टी एज ए ख़बरस्तान या ईदगाह बोल के जो चल रही है समझो, तो अगर उसका डॉक्यूमेंट नहीं है तो अगर मुखालिफ गवर्नमेंट है बोले तो उसे फ़ौरन जो है उसे एनक्रोच करके जो है गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी। तो कर्नाटक में भी जो है ये जेपीसी के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया गया था, तो उसमें जो जितना मुझे याद है उसके बारे में, तो 600 से ज़्यादा जो है ख़बरस्तान ईदगाह जो है वक्फ बाय यूज़र के हिसाब से चल रहे हैं समझो। अगर ये इम्पैक्ट इंटरिम ऑर्डर नहीं होने की वजह से तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर्नाटक में भी जो है पड़ता है। तो किस तरह से कर्नाटक में पड़ेगा? किन किन चीज़ों पे जो स्टे दिया गया है उसका कोई मतलब है? जो फिलहाल इसमें शुरुआत में जिस तरह से न्यूज़ आ रही थी तो पूरा स्टे बताया जा रहा था, खुशखबरी बताई जा रही थी, लेकिन ऐसा ऑर्डर पड़ने के बाद में ऐसा कुछ है नहीं। जो मेन यही था कि वक्फ बाय यूज़र का हिसाब से जो है जो प्रॉपर्टीज़ बचने थे हमारे, तो कर्नाटक में ये जो डाटा है, कर्नाटक में जो ये डाटा है जो जेपीसी पे दिया गया था, उसमें 1,12,000 एकड़ ज़मीन कर्नाटक में बताई गई थी। उसमें 93,000 जो है एनक्रोचमेंट बताया गया था। डिफरेंट जो इनाम में गया, लैंड एक्विजिशन में गया है, फिर जो है प्राइवेट एनक्रोचमेंट है बल्कि। तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली कर्नाटक का डाटा आया तो 1,28,000 एकड़ ज़मीन हमारी कर्नाटक में है बल्कि। तो तरफ से आया है? ये कर्नाटक बोर्ड के तरफ से ही जो है एक डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन में मिल रहा है इसका। तो टोटल एक 38,000 प्रॉपर्टीज़ है बोल के आया था, अभी 48,000 प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं। तो एक और एक पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, तो उसके डाटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 62,830 जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। 62,830 प्रॉपर्टीज़ इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो टोटल जो एक्सटेंट बताया गया था 1,12,000 था जेपीसी के सामने, जो सब्सिक्वेंटली जो है इम्प्रोवाइज़ करके 128 बोला गया। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डाटा है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में, तो 5,96,516, तो 5,96,516 एकर्स ऑफ लैंड इन ओनली कर्नाटका बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है। तो इस बात का एक जो है तस्करा ये होना है, इस चीज़ में खुलासा होना है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि टोटल नंबर ऑफ एकर्स कितने हैं हमारे, कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, इसी का सही डाटा जो है कर्नाटक का डिस्क्रिपेंसीज है पूरे डाटा में। तो ये चीज़ को जो है ये वक्फ बोर्ड जो वजाहत करना है इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो अभी इसका इम्पैक्ट जो ऑर्डर आया है, इसका इम्पैक्ट कितना इम्पैक्ट होगा कर्नाटक के लिए? क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और फिलहाल यहाँ जो है पूरा जो है बोर्ड बना हुआ है, तो इस ऑर्डर को किस तरह से देखा जा सकता है कर्नाटक के एंगल में अगर देखें? नहीं, बोर्ड बना हुआ है जो ये प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट रहने की वजह से ये बोर्ड बहाल रहेगा देखो अगले टर्म तक, तो उसमें कुछ गुंजाइश नहीं है। दूसरा जो 3 जो नॉन मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट जब तक है उसका कुछ गुंजाइश ये नहीं है, उसके बाद उसका बहुत जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है आगे चल के। अच्छा, जो स्टे दिया गया है आप बता सकते हैं उसमें कि किन किन चीज़ों पे स्टे है? स्टे दिया गया है एक 5 चीज़ों पे है। जो वक्फ बाय यूज़र है, वक्फ बाय यूज़र नहीं, एक जो वक्फ अगर तुम डोनेट करें
प्रॉपर्टी अगर डोनेट करें तो एक प्री कंडीशन ये था कि आप 5 साल तक मुस्लिम होने का जो है इस्टेब्लिश करना था इन लोगों को, सबूत देना था। तो उसके ऊपर स्टे है। तो उसके बाद जो है ये सर्वे कमिश्नर का जो पावर निकाल के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया गया था, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया गया जो है फिलवक्त के लिए, जो जब तक ये रूल्स फ्रेम नहीं होते जब तक उसका स्टे दिया गया है। तो उसके बाद जो ऑनगोइंग जो प्रोसीडिंग्स चल रहे थे, तो अगर गवर्नमेंट उसमें पार्टी है तो अपने आप ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के है जो अमेंडमेंट में था, तो वो फिल वक्त के लिए उसे भी स्टे दिया गया है। और वक्फ बाय यूज़र, वक्फ बाय यूज़र जो है वो बहुत बड़ा मसला था ये, तो उसे स्टे नहीं दिया गया है। उसी के लिए जो है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो इस ऑर्डर को कैसे लेना चाहिए? ये तो इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा या फिर जजमेंट आने के लिए जो वक्फा है क्या बहुत लंबा हो सकता है? इसे कैसे देखना चाहिए? नहीं, जैसे आपने बताया जब कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट है तो जो रूल्स फ्रेम करने की बात हो, जो ये एनक्रोचमेंट, ये वक्फ बाय यूज़र का ज़मीन वापस लेने की जो बात है, जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट है उसका कुछ मसला नहीं है। तो आगे चलकर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। रियासतों में तो इम्पैक्ट होगा, दूसरी रियासत में पूरा होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पे 1,12,000 जो प्रॉपर्टीज़ के पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वक्फ बाय यूज़र के हिसाब से ये जो मस्जिद, खानखा, ईदगाह जो ये चल रहे हैं पूरे ख़बरस्तान, तो ये पूरे जो है वो गवर्नमेंट हथिया सकती है। मतलब गैर कानूनी कब्जे वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल। अच्छा, अब जो 107 में जो ये लिमिटेशन एक्ट में जो ये निकाला गया था, तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गई अभी अमेंडमेंट के हिसाब से। तो अगर 30-40 साल से कोई गैर कौम का आदमी भी अगर ज़मीन पर काबिज़ है तो वो एडवर्स पोजेशन के ज़रिए जो है ये ज़मीन ले सकता है। तो अभी क्या था, लिमिटेशन एक्ट जो अप्लाई नहीं होती थी, अगर बोर्ड में जब भी हमें मालूम पड़ता था कि एनक्रोचमेंट है तो बोर्ड जो है केस फाइल करके जो है वापस लेने की कोशिश करती थी। अभी लिमिटेशन जो है अप्लाई हो गया है, तो फिर दूसरे प्रॉपर्टीज़ के दूसरे जो सिविल केसेस की तरह लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 अप्लाई होगा इसे भी। तो विद इन लिमिटेशन नहीं है बोले तो फिर प्रॉपर्टी एडवर्स पोजीशन के जरिए भी जो है कोई काबिज़ हो सकता है इसमें। अच्छा, ये फाइनल जजमेंट कब आ सकता है इस पर? कब कुछ क्लियरिटी कब मिलेगी इस पर? तो वही अभी ये मैटर जो है एक्चुअली हम लोग सोचे थे इंटरिम ऑर्डर के बाद ये लार्जर बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। सेम बेंच हियरिंग होगी, तो फिर वो जो सीनियर काउंसिल्स मेंशन करके जो है जल्द से जल्द फाइनल हियरिंग के लिए उसे दबाव डालना ज़रूरी है। अब आपकी अगली लड़ाई क्या होगी? क्या इस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ भी कुछ कोशिश की जा सकती है? नहीं, इंटरिम ऑर्डर जो है जब सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट दिया है तो उसके ऊपर कोई नहीं है। तो ये इंटरिम ऑर्डर आने की वजह से इसमें रिव्यू का भी जो है कोई गुंजाइश नहीं है। अगर फाइनल ऑर्डर हो जाता तो फिर रिव्यू पिटिशन या तो क्यूरेटिव पिटिशन डाल सकते थे। तो इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम रिलीफ है ये, तो फाइनल हियरिंग और फाइनल आर्गूमेंट के लिए इसको इंतज़ार करना होगा। ओके, कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के लिए क्या सजेशंस हैं आपके? वक्फ बोर्ड जो है, कर्नाटक वक्फ बोर्ड ऑर्गेनाइज नहीं है, एक ही बात में बोलना है। तो इतने साल से जो सर्वे का तो गुंजाइश थी, सही तरीके से सर्वे नहीं हुआ। कितने ज़मीन हमारे पास है इनको पता नहीं एक्चुअली। जो जेपीसी के सामने एक डाटा दिया गया है, अभी रिसेंटली एक डाटा बदला गया है। सेंट्रल पोर्टल के ऊपर जो है 5 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन बताया गया है। तो इन लोगों के पास ना डाटा है, ना इसके बारे में कौन से इंस्टीट्यूशन के पास कितना है, नहीं है ऐसा। तो फौरी तौर पर जो है ये सर्वे, अब कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो पहले सर्वे के लिए जो ऑर्डर्स दिए गए थे सर्वेयर्स की कमी की वजह से नहीं हुए थे, गवर्नमेंट दबाव डाल के जो है पहली फुर्सत में जो है सर्वे करा के ज़मीनात को जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना है इन लोगों को।